चार्ट। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। उससे पहले कुछ एक और चीजें पढ़ लेते हैं जो थोड़ी काम की है। नंबर 1 हमने पढ़ा था RCM, दैट इज M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू डॉट डॉट MN RN अपॉन M1 प्लस M2। माइक ऑफ कर लो, ये कौन है? रोहिणी। अप टू MN। ध्यान से देखेंगे सभी, अगर मैं ये कहां से लिया था हमने फॉर्मूला, ये लिया था यहां से, एन पार्टिकल सिस्टम लिया था हमने। अगर ये मास M1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा R1, M2 है तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा R2, और ये Mn है तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा Rn। और ये सेंटर ऑफ मास है तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा RCM। क्या आएगा? RCM। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि अगर मैं ये ओरिजिन शिफ्ट कर दूं कहीं और, ओरिजिन शिफ्ट कर रहा हूं याद रखना, ओरिजिन शिफ्ट कर दूंगा तो क्या मेरा R1 R2 R3 भी अलग अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना? ऑन चेंजिंग ओरिजिन और या ऑन शिफ्टिंग ओरिजिन, क्या R1 R2 R3 और Rn विल चेंज? R1 R2 R3 एंड Rn विल चेंज और नॉट? अरे चेंज होगा या नहीं होगा? होगा ना बच्चों, होगा या नहीं होगा? मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने, ये ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो R1 R2 R3 भी चेंज हो जाएंगे। अब यहां से लेंगे पोजीशन वेक्टर, है ना? यस, R1 R2 R3 up to Rn will change, hence RCM will also change, hence RCM will also change। समझ में आया? तो हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ R1 R2 या ऑन चेंजिंग origin, on changing origin, on changing origin or shifting origin, R1 R2 Rn will change, will change। Second, hence it implies RCM will also change, it implies RCM will also change। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ, अच्छी बात है। अब काम की बात पे आते, जिसके लिए ये लेक्चर लगा है। हेडिंग डाल लो, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम या फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। समझ में आया? हाँ,
मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है। इसमें एक मास रखा हुआ है m1, ये रखा हुआ है m2। अब हमने m1 कहां पे रखा, ओरिजिन पे। m1 कहां पे रखा, ओरिजिन पे। और m2 कहां पे रखा, r दूरी पे। m2 कहां पे रखा, यहां से r दूरी पे। तो आप देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, m1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,0 और m2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे r,0। समझ में आया, आया क्या सभी को? हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए एक मास को ओरिजिन पे रख देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। हमें पता है टू पार्टिकल सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाई करता है लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल। इस लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। मान लो वो ये पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, है ना। तो आप लिखोगे XUM is basically M1 0 plus M2 R अपॉन M1 प्लस M2। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे M2 R अपॉन M1 प्लस M2। बेसिकली ये RCM है, यही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो आप देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी, इसको हमने नाम दे दिया एक्सियम, क्योंकि एक्सियम यही आएगा या नहीं आएगा, ओरिजिन ये है, इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्सियम है, तो हम लिख देंगे ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी एक्सियम के बराबर आएगी। आप इसको बोलोगे दिस इज इक्वल टू M2R अपॉन M1 प्लस M2। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो फिर ये तो आपने बता दिया, मैंने बोला इसका नाम रख लो आप R1। R1 is basically the displacement between center of mass from mass M1। ठीक है, अब ये क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा इसको मैं नाम दे देता हूं R2। तो ये किसके बराबर आएगा, तो मैं लिखूंगा R2 किसके बराबर आएगा, क्या R माइनस R1 के बराबर? अरे इसी के बराबर आएगा ना, R माइनस R1 के बराबर। अरे टोटल R है, ये R1 है, तो R2 क्या आएगा, R माइनस R1। हाँ कि ना? तो हमारा R2 आ जाएगा R माइनस R1 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज R1, दिस इज R1। तो M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। तो आप लिखोगे R2 इज बेसिकली M1R अपॉन M1 प्लस M2। R2 is basically M1R अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अब ये R2 क्या है, R2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो हम लिखेंगे R1 एंड R2 आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ
m1 and m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? आया क्या? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो m1 से, r1 को मल्टीप्लाई कर दो m1 से, तो m2r अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, और r2 को मल्टीप्लाई कर दो m2 से, तो r2 की वैल्यू थी m1r अपॉन m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर दिया m2। क्या दोनों बराबर हो गए? हाँ कि ना? Then we'll come to know कि if left side is equal, then right side will also equal. So we can write it as m1 r1 is equals to m2 r2. m1 r1 is equals to m2 r2। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, शाबाश। समझ में आया? इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास that is always constant। m1 r1 m2 r2 mn rn, n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो mn rn के बराबर, ऐसे लिख दे। आगे चले? आगे चले क्या? हाँ, आ जाओ। अगर मान लो मैं आपसे एक बात करूं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। R1 उतना ही बड़ा होगा जितना M2 ज्यादा होगा। M2 जितना ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा? M2 की तरफ। अरे शिफ्ट करेगा ना? अरे आगे ना, बताओ। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। अगर M2 आपने बढ़ा दिया तो R1 बढ़ जाएगा, और R1 बढ़ जाएगा तो R2 घट जाएगा, R2 घट जाएगा तो M2 की तरफ क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। तो हम लिख देंगे सेंटर ऑफ मास is always more closer to heavier body, is always more closer to heavier bodies या heavier particle। समझ में आया? हाँ। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये 0,0 पे लाई कर रहा है, इजी कर देता हूं, ठीक है। और ये कितना है? 10,0 पे लाई कर रहा है, ये भी 1 kg है, ठीक है ना? दोनों 1 kg 1 kg है, तो एक्सयूएम क्या आएगा? 1 into 0 प्लस 1 into 10 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 5। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? हाँ, वही करवा रहा हूं दर्शन, इसलिए सिंपल डाटा ले रहा हूं, ठीक है ना दर्शन? इसलिए वही करवा रहा हूं, देख ध्यान से। अब ये कितना आ गया? 5। ये 5 आ गया, फाइव आया ना एक्सयूएम। टोटल ये कितना है? 10। ये 5, तो ये कितना आएगा? उसको बच्चों उसको मिटा देना जो इससे पहले किया था, ठीक है ना? ये सिंपलेस्ट डाटा ले रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है? बीच में लाई कर रहा है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब दोनों की बराबर दूरी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच मास m1 एंड m2 इज इक्वल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैं मास को बढ़ा दे रहा हूं, 0,0 पे मैंने 10 kg मास रख दिया या 9 kg मास रख दिया, इतना समझो।
और 10,0 पे 1 kg ही रखा, मैंने इस मास को इंक्रीज कर दिया। अब एक्सयूएम क्या आएगा, ध्यान से देखना। 9 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 9 प्लस 1 10, दैट इज 1। समझ में आया? तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा अब 1। चीजों को अच्छे से समझना है सभी ने। एक्सट्रीम आ जाएगा 1, मतलब शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। 5 यहां पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। आप सोचो जो मास बढ़ा उसकी तरफ शिफ्ट कर गया ना। मैंने इस मास को इंक्रीज किया तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट किया या नहीं किया? अरे शिफ्ट किया या नहीं किया? 1,0 की तरफ। 5,0 से 1,0 गया ना बच्चों, किया या नहीं किया? तो लिख लो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज more closer to, या center of mass is always more closer to heavier body या heavier particle। मास बढ़ा दोगे तो उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। कर जाता है या नहीं कर जाता है? कर जाता है ना? हाँ, सभी को समझ में आया? आया क्या बच्चों? आ रहा है? जिसका मास इंक्रीज करेंगे m1 और m2 में से, उसी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा सेंटर ऑफ मास। अगर मास बराबर होगा तो R1 R2 भी बराबर होंगे, है ना? अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये R1 है, ये डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए तो हमने फॉर्मूला लिखा है वो ऐसे लिखा है, R1 इज बेसिकली M2R अपॉन M1 प्लस M2। मतलब R1 तभी बढ़ेगा जब ये मास बढ़ेगा, दूसरे वाला। ये मास बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट करेगा तो R1 बढ़ जाएगा। समझ में आया? और R2 क्या है? M1R अपॉन M1 प्लस M2। अगर M1 बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे M1 को, तो जो ये R2 है इसको बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो ये R2 क्या है? बढ़ जाएगा। तो M1 बढ़ाओगे तो R2 बढ़ेगा और M2 बढ़ाओगे तो R1 बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? आ रहा है क्या बच्चों? है ना? तो अब ध्यान से देखो, जल्दी से कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं। कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान से देखना सभी। मान लो मेरा जो फॉर्मूला होता है, मेरा जो फॉर्मूला होता है अभी यहां पे लिख रखा है, ये 2 kg मास है और ये 4 kg मास है ना? हाँ कि ना? अगर इनमें से मैं किसी एक की पोजीशन चेंज कर दूंगा, किसी भी एक की, 2 kg की या 4 kg, किसी भी एक की, मान लो ये M1 है और ये M2 है, तो या तो R1 चेंज हो जाएगा या R2 चेंज हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा। मान लो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे लाई कर रहा है और मैं चाहता हूं सेंटर ऑफ मास चेंज ना करे, तो अगर मैं M1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, M1 को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं 4 मीटर, तो M2 को कितना और किस साइड में शिफ्ट करूं सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डू नॉट चेंजेस। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डू नॉट चेंजेस। क्वेश्चन लिखो, इफ
4 kg mass is shifted towards right by 4 meter then by what distance 2 kg mass should be shifted, then what distance 2 kg mass should be shifted so that center of mass, yes, so that change in the coordinate of center of mass, yes, so that center of mass remains unchanged, so that coordinate of center of mass remains अनचेंज। समझ में आया? आया नहीं आया? तो देखो ध्यान से, आप क्या लिखोगे? XUM इज बेसिकली M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, है ना? अब हमारा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड। तो आप लिखोगे dxcum इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2, हाँ कि ना? इसमें चेंज नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। अरे हाँ कि ना? ये चेंज क्या हो जाएगा? 0। याद रखना, राइट साइड के शिफ्ट को डेल एक्स को हम लिख देंगे +4, तो लेफ्ट साइड के शिफ्ट को क्या लिखेंगे? डेल एक्स को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। समझ में आया? राइट साइड के शिफ्ट को अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो लेफ्ट साइड के शिफ्ट को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो आप लिखो यहां पे, by what distance I should shift 2 kg mass so that coordinate of center of mass remains unchanged। ये कैलकुलेट करना है। by what distance I should shift 2 kg mass so that coordinate of center of mass remains unchanged। तो आप क्या लिखोगे? m1 क्या है? 2 kg, चेंज इन dx1 नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है dx1 प्लस m2 क्या है? 4 kg, तो dx2 क्या आएगा? 4 अपॉन m1 प्लस m2 लिखो। तो ये उधर चला जाएगा, ये भी 0, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा? dx1 इज इक्वल टू माइनस का 16/2, तो dx1 आ जाएगा माइनस का 8। तो क्वेश्चन आ गया कि अगर इसको राइट साइड शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव लिया था हमने, अरे पॉजिटिव लिया था ना, तो आंसर आ रहा हमारा ध्यान से देखो, सभी नेमिंग भी गलत हो सकती है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, m2 dx2 नेमिंग में कई बार गलती की जा सकती है। तो देखो m1 किसको माना है? इसको माना है ना, तो m1 लिख दो 4, तो dx1 क्या आएगा? यही आएगा, ये पॉजिटिव 4 आएगा, तो आप लिख दो प्लस का 4। m2 किसको माना है? इसको 2, तो dx2 क्या कैलकुलेट करना है? अपॉन 2 प्लस, या मैं लिखूंगा 4 प्लस 2। ठीक है? ठीक है ना बच्चों? अरे यहां तक समझ में आ रहा है? तो dx2 क्या आएगा? ये उधर जाएंगे तो 0, ये आएगा माइनस का 16/2, तो dx2 आ जाएगा माइनस का 8। अब जब dx1 +4 है, पॉजिटिव आया है, तो dx2 नेगेटिव आया है, इट मींस ये आएगा माइनस का 8 इधर, माइनस का 8 मतलब लेफ्ट। अरे यहां तक समझ में आया सभी को?
बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? डन। तो अगर हमारा ये नेगेटिव आ रहा है, इट मींस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट shift is towards left, shift is towards left। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप इसको 4 मीटर राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 2 kg को अगर आप 8 मीटर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हो तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा जहां पे पहले था, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? आगे चले क्या? आगे चले? बताओ शाबाश। आ जाओ जल्दी से, देखो सभी, एक और क्वेश्चन। देखो, मान लो 2 kg मास यहां पे रखा हुआ है और 4 kg मास यहां पे रखा हुआ है। अब की बार क्वेश्चन क्या है? अब की बार सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट कर रहा है। इससे पहले सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट था ना, उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहे थे। अब की बार क्वेश्चन देखो, इफ 4 kg mass is shifted towards right by 4 meter, then by what distance, then by what distance 2 kg mass should be shifted so that coordinate of center of mass shifted by by 1 meter towards right। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे कि हमने 4 kg को कितना शिफ्ट किया, 4 मीटर राइट में शिफ्ट कर दिया। मान लो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास था, इन्होंने बोला कि इसको कितना शिफ्ट करें और किधर शिफ्ट करें सो दैट सेंटर ऑफ मास 1 मीटर टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर जाए। तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे जल्दी बताओ। अब की बार लिखोगे XCM is equals to M1 X1 plus M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान से देखना, अब की बार ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, मतलब सभी चेंज हो रहे हैं। तो आप लिखोगे DXCM M1 DX1 M2 DX2 अपॉन M1 प्लस M2। याद रखना, राइट साइड की शिफ्ट को अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो लेफ्ट साइड की शिफ्ट को नेगेटिव लिखो। शाबाश, इसको उधर ले आओ तो फॉर्मूला बन जाएगा M1 M2 DXCM और इधर M1 DX1 प्लस M2 DX2। M1 क्या है? ये है M1 4 kg, M2 2 kg, DXCM कितना है?
राइट साइड शिफ्ट है 1 मीटर तो पॉजिटिव 1। m1 कितना है 4 kg, कितना शिफ्ट है राइट साइड 4 मीटर से तो 4 प्लस का। m2 2 kg, कितना शिफ्ट करें हमें नहीं पता, देखते हैं एक बार आंसर क्या आएगा। प्लस का 6, 4 4 जा 16, माइनस का 16, dx2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा माइनस का 5। माइनस का 5 मतलब शिफ्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स शिफ्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप बोल दोगे अगर आप इसको 5 मीटर शिफ्ट करोगे लेफ्ट तो सेंटर ऑफ मास राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा 1 मीटर से। अगर m1 को आप 4 मीटर राइट शिफ्ट करते हो, m2 को आप 5 मीटर लेफ्ट शिफ्ट करते हो। समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, एक जनरल फॉर्मूला लिख लो आप बस, और कुछ नहीं। ये आएगा m1 m2 अप टू डैश डैश mn dxcm is equals to m1 dx1 plus m2 dx2 अप टू डैश डैश mn dxn। ये फॉर्मूला लिख लो, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। ये था आपका टोटल 2 बॉडी प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है ना? समझ में आया ना सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो जल्दी से। 1 2